हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 20 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज की क्लास में हम 19 और 20 जनवरी दोनों दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जारी की गई राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो स्टार्टअप रैंकिंग है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से राज्य ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जिसको जारी किया है DPIT ने, ठीक है, DPIT ने इस रैंकिंग को जारी किया है और इसमें गुजरात ने प्रथम स्थान पाया है। इसमें 5 कैटेगरीज में जो है अलग अलग राज्यों को जो है रैंकिंग दी गई है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं DPIT क्या है। DPIT है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIT के द्वारा ये जो रैंकिंग है ये जारी की गई है। अभी हम देखते हैं कि जो 5 कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 5 कैटेगरीज हैं, इनमें अलग अलग राज्यों को रैंकिंग दी गई है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उनमें से पहला है आपका गुजरात, ठीक है, और दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है केरल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है ये तो हो गई पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आपका उड़ीसा और पांचवा है महाराष्ट्र, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और नेतृत्व करने वाले राज्य कौन हो जाएंगे। नेतृत्व करने वाले 2 राज्य टॉप पर जो रहे हैं वो हैं बिहार और हरियाणा, ठीक है। अब जो आती है आपकी चौथी कैटेगरी में है महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्य। तो इसमें जो 2 राज्य हैं टॉप पर वो हो जाएंगे बिहार और हरियाणा, ठीक है, सेम रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो 5वीं कैटेगरी है उसमें है उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले राज्य। क्या कैटेगरी का नाम है 5वीं कैटेगरी का? उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले राज्य। तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरीज थी, इनमें डिफरेंट स्टेट्स को ये रैंकिंग दी गई। किसके द्वारा दी गई? DPIT के द्वारा दी गई। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको बोलते हैं हम। और ये इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण था? ये 4th संस्करण था, चौथा संस्करण था, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को जो स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चाइना है, चाइना को पहला स्थान मिला है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है WEF। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक चल रही है अभी। कहाँ पर चल रही थी? स्विट्ज़रलैंड के दावोस में, ठीक है। तो वहीं पर ये रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि जो भी देश हैं जिनको इस रैंकिंग में शामिल किया गया है उनकी जनता का सरकार और मीडिया पर कितना विश्वास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विश्वास जहाँ पर है वो स्थान मिला है चाइना को। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है और इसमें जो सबसे निचला राज्य रहा, कंट्री रहा है, मतलब जहाँ पर सबसे कम विश्वास है जनता को अपनी सरकार और मीडिया पर, उसका नाम हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड को सबसे लोवेस्ट रैंकिंग मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो ब्रांड फाइनेंस ने जो रैंकिंग 2024 के लिए जारी की है वहाँ पर ये 2023 रही है, 2024 करेंगे हम इसको। 2024 के लिए ये रैंकिंग जारी की गई है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जो बना है उसका नाम है जियो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ब्रांड फाइनेंस द्वारा ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ये नवीनतम रिपोर्ट है जिसे कि ग्लोबल 500 2024 कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें जो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है वो है जियो, ठीक है। अच्छा, अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में पहले नंबर पर WeChat को रखा गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हो जाएगा YouTube, तीसरे नंबर पर गूगल को स्थान मिला है। और जो जियो है अगर इसको ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो जियो का 17वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद 23वां स्थान मिला है LIC को और SBI को 24वां स्थान मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे ग्लोबल 500
की जो रिपोर्ट जारी हुई है ब्रांड फाइनेंस की 2024 की, इसमें सबसे मजबूत ब्रांड भारत का कौन सा बना है? वो बना है जियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रकार के मवेशियों के दूध के उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है, हमें बताना है। तो विश्व में सभी प्रकार के मवेशियों के दूध के उत्पादन में भारत जो है शीर्ष स्थान पर है, भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें भारत सरकार ने ये बताया है कि भारत में सभी तरीके के मवेशियों के दूध के उत्पादन में विश्व में भारत जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रथम रैंकिंग रखता है भारत, सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है विश्व में भारत। ठीक है, पिछले 9 वर्षों में दूध का उत्पादन लगभग 57% बढ़ा है, ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम। और देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का जो योगदान है वो अगर उसका परसेंटेज यहाँ पे बताया जाए तो ये 5% है। तो जो डेयरी क्षेत्र है देश की अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो देखिए महतारी वंदना योजना जो है छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें प्रति माह 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि कितना पैसा दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ स्टैटिक फीचर और करंट अफेयर्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। और सीएम कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव साय हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचरण हो जाएंगे, विश्वभूषण हरिचंद्रन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम इसके करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स की बात करेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं कुछ स्टैटिक फीचर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी कहाँ पर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास कहाँ पर पड़ेगा? ये भी पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, टाइगर रिजर्व 2 हैं छत्तीसगढ़ में, एक हो जाएगा आपका अचान कमार। अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। और दूसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों हैं, तो ये भी पड़ेगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर पड़ेगा? ये छत्तीसगढ़ कोरबा में पड़ेगा। ठीक है, कोरबा में पड़ेगा। अच्छा, पंडवानी नृत्य जो है ये कहाँ पर होता है? पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है और इसकी पहली महिला कलाकार जिनका नाम याद रखना ज़रूरी है तो उनका नाम हो जाएगा तीजन बाई। तीजन बाई जो हैं पहली महिला कलाकार हैं जो पंडवानी नृत्य से जुड़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, हरेली त्यौहार। हरेली मैं जब भी छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ तो हरेली ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो हरेली त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? हरेली फेस्टिवल ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने बताई थी कि देखो हरेली और एक है होता है हरेला। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी कि यहाँ पे आ की मात्रा है तो उत्तराखंड में भी आ की मात्रा है। हरेला उत्तराखंड में, हरेली इसमें बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर हरेली में बड़े ई की मात्रा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये जो है हरेली मनाया जाता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। अब हम देखेंगे इसके करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बनते हैं वो हम देखते हैं। तो युवा मितान परिवहन योजना कहाँ पर शुरू की गई? युवा मितान परिवहन योजना शुरू की गई आपके छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहाँ पर शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ पर शुरू की गई? ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक चावल को जिसका कि नाम है नागरी दुबराज, इसको क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, नाम क्या है? नागरी दुबराज। ठीक है, 2023 के डेन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो ये विनोद कुमार को मिला था। ठीक है, नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले विनोद कुमार जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं और ये भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, विनोद कुमार का। ठीक है, अच्छा, छेरछेरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? छेरछेरा महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मितान योजना
ये कहाँ पर शुरू हुई? ये हुई छत्तीसगढ़ में। कौशल्या मातृत्व वृंद योजना कहाँ पर शुरू हुई? ये भी शुरू हुई छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से ये तो हो गए हमारे। और ये महतारी वंदना योजना तो शुरू ही की गई है छत्तीसगढ़ में। इसके अंतर्गत 1,000 रुपये दिए जाएंगे 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और स्टैटिक फीचर। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंद जो हैं भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम याद रखेंगे, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे सुमित नांगल का संबंध किस खेल से है? तो सुमित नांगल का संबंध जो है टेनिस से है। ठीक है, सुमित नांगल इस समय चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि 35 सालों के बाद सुमित नांगल ग्रैंड स्लैम में जो मेंस सिंगल इवेंट है उसमें किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बने हैं। 35 सालों के बाद ऐसा हुआ है जब सुमित नांगल ने ग्रैंड स्लैम में सिंगल इवेंट में जो है किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है। और कहाँ पर हराया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में जो टूर्नामेंट हुआ था। वर्ल्ड रैंकिंग में 27वें नंबर की रैंकिंग रखने वाले खिलाड़ी जिनका की नाम है अलेक्जेंडर बुब्लिक। ठीक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर बुब्लिक, इन्हीं को हराया है। और अलेक्जेंडर कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और इनको किसने हराया है? सुमित नांगल ने हराया है। ठीक है, अब 35 साल बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है तो पहली बार किसने हराया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 1989 में रमेश कृष्णन, ठीक है, रमेश कृष्णन जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया था। और ये पहले भारतीय थे 1989 में जिन्होंने किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को जो है पहली बार हराया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला नाम था रमेश कृष्णन का 1989 में, और दूसरे ये जो हैं सुमित नांगल जिन्होंने किसको हराया है? अलेक्जेंडर को हराया है, जो कि कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सुमित नांगल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में असम गौरव के लिए किसे चुना गया है? तो असम गौरव नहीं, असम सौरभ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी गौरव की जो अनाउंसमेंट है वो पहले ही हो चुकी है और हम पढ़ चुके हैं पिछले करंट अफेयर में। अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी तो असम गौरव के लिए जिनको चुना गया था उनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि हमारे देश के पूर्व CJI रह चुके हैं। ठीक है, रंजन गोगोई को असम गौरव के लिए चुना गया है। असम गौरव जो है असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो किसको दिया जाएगा? रंजन गोगोई को दिया जाएगा। लेकिन असम सौरभ जो पुरस्कार है इसमें से जो भी ऑप्शंस हैं इसमें हिमा दास को दिया जाएगा। ठीक है, हिमा दास को दिया जाएगा। वैसे 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है। असम सौरभ पुरस्कार 2023 के लिए अनाउंसमेंट की गई है इसकी। तो एक तो नाम हो गया हिमा दास जो कि एथलीट हैं। ठीक है, और दूसरा नाम हो जाएगा डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल का। ठीक है, डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल को इनको कला एवं संस्कृति के अंतर्गत दिया जाएगा। और तीसरा जो नाम है ये है एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका जो हैं ये तैराकी से संबंधित हैं, इनको भी असम सौरभ पुरस्कार दिया जाएगा। और चौथा जो है ये है नादीराम देउरी। नादीराम देउरी कौन है? ये तिवा नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, तिवा नृत्य से संबंधित हैं, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो असम सौरभ पुरस्कार कुल मिलाकर 4 लोगों को दिया जा रहा है, जिनमें से पहली हैं हिमा दास, दूसरा नाम हो जाएगा डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल, तीसरा हो जाएगा एल्विस अली हजारिका और चौथा और नाम हो जाएगा नादीराम देउरी। तो याद रखेंगे इसको और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। असम गौरव किसको दिया जाना है? असम गौरव दिया जाना है रंजन गोगोई, जो कि हमारे देश के पूर्व CJI रह चुके हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बन गई है? तो देखिए, भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी जो बनी है LIC बन गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाजार पूंजीकरण के अनुसार ये एक रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें LIC को सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी घोषित किया गया है। अब LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है। और इसके हेड कौन है? हेड हो जाते हैं सिद्धार्थ मोहांती। ठीक है, याद रखेंगे सिद्धार्थ मोहांती।
अब पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसएसबी जिसे हम सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी, और ये 2025 तक सशस्त्र सीमा बल के डीजी रहेंगे। और सशस्त्र सीमा बल, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है किया गया था आपका 1963 में किया गया था, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। और जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ये भारत, नेपाल, ठीक है, और भारत भूटान सीमा पर हमारी रक्षा करती है, वहाँ पर इनकी जो है ड्यूटी होती है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल कौन है? ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं अभी हाल ही में। राहुल रसगोत्रा कौन है? ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। नीना सिंह कौन है? ये सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री के द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ये अभी ईरान के दौरे पर गए थे, वहाँ पर इन्होंने घोषणा की कि ये फारसी भाषा को जो है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। जो फारसी लैंग्वेज है ये ईरान की राष्ट्रभाषा है। जो सुब्रमण्यम हमारे विदेश मंत्री हैं ये अभी ईरान की यात्रा पर गए थे, वहीं इन्होंने ये घोषणा की है। अच्छा, अगर अभी हम बात करें तो हमारे यहाँ हमारे भारत में कुल 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको कि शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला हुआ है। सबसे पहली जो भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी वो थी तमिल, ठीक है। तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। उसके बाद संस्कृत 2005 में, उसके बाद कन्नड़ हो गई आपकी, कन्नड़ को 2008 में घोषित किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। फिर तेलुगु को भी 2008 में ही किया गया था। मलयालम को किया गया था 2013 में, और उड़िया सबसे लेटेस्ट है जो कि 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखने वाली बात, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के लिए जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अनुसार पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ साथ फारसी भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर 9 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएंगी भारत में, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो जाएंगी भारत में। अच्छा, भारतीय संविधान जो है भाषाओं की बात करता है, तो कौन सी अनुसूची में भाषाएँ दी गई हैं? 8वीं अनुसूची में भाषाएँ दी गई हैं, ठीक है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएँ थीं जो कि संविधान में वर्णित थी। 15वीं भाषा कौन सी थी? 15वीं भाषा थी सिंधी, ठीक है, जो कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, तब बोडो, डोगरी और संथाली, ठीक है, और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान जो है असम ने शुरू किया है, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ये वित्तीय सहायता देने वाली एक योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी, ठीक है। और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये रखी गई है, मुख्यमंत्री जो हैं असम के, उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि कंडीशन ये है कि जो महिलाएं जनरल और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं उनके मैक्सिमम 3 बच्चे होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सकें। और SC/ST के लिए ये 4 बच्चों की सीमा रखी गई है, ठीक है, जिससे कि वे स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दें और अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकें। चलिए, हाल ही में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं शिखर बैठक जो है आयोजित की गई है युगांडा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। युगांडा के कंपाला में इस बैठक का आयोजन किया गया है और ये 19 से 20 जनवरी तक आयोजित की गई है, ठीक है, याद रखेंगे इसको।
और ये इसकी कौन से नंबर की थी, 19वां शिखर सम्मेलन था, तो युगांडा में हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। अच्छा, इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो पहली बैठक जो है 1961 में हुई थी, कहाँ पर, बेलग्रेड में, ठीक है, जगह का नाम भी याद रखेंगे, बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अच्छा, इस जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे देश शामिल हैं जो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं है, ना ही रूस की ओर, ना ही चाइना की ओर, ना ही यूएसए की तरफ, जो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं है, ऐसे देश इसमें शामिल हैं। तो 1955 में यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया, इन देशों ने मिलकर बाडुंग सम्मेलन, ठीक है, बाडुंग सम्मेलन और में ये लोग जो है गुटनिरपेक्ष 1955 में यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना और इंडोनेशिया, ठीक है, ये देश बाडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों पर सहमत हुए और उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक है। तो 1955 में जो है बाडुंग सम्मेलन में इसका गठन किया गया था, याद रखेंगे। पहली बैठक कब हुई थी, 1961 में हुई थी, और 19वीं बैठक कहाँ पर हुई है, युगांडा के कंपाला में हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनेगा, तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगा, याद रखेंगे इसको, और 721 फीट इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, 721 फीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना है, तो जापान जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बन गया है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा ने बताया है कि जो जापान का चंद्र मिशन है, मून मिशन है, जिसका नाम है स्नीपर ने सफल लैंडिंग की है चंद्रमा पर, और इसमें एक लैंडर भी है जिसका नाम है स्लिम, ठीक है, स्लिम इसका नाम है। स्लिम की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो याद रखिएगा, सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन है, ये बन गया है जापान, ठीक। अच्छा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बना, तो हम कहेंगे कि भारत बना है, ठीक है। चंद्र मिशन हमारा जो है उसकी लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक हुई, और इस प्रकार से भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया। अगर चंद्र मिशन के आपको क्वेश्चंस और उसका सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। चंद्रयान की जितनी भी क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमेरिका ने सबसे पहले इंसानों को कौन से मिशन के द्वारा भेजा था चंद्रमा पर, तो अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशन के द्वारा इंसानों को चंद्रमा पर उतारा था। अमेरिका अभी दूसरी बार इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है, कब तक, 2026 तक भेजने की तैयारी कर रहा है, और मिशन का नाम क्या होने वाला है, मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन, ठीक है, याद रखिए। तो पहला मिशन था अपोलो, दूसरा है आर्टेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक बोरोक किस राज्य की राजभाषा है, तो कोक बोरोक जो है त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। और 19 जनवरी को कोक बोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 19 जनवरी को ही कोक बोरोक को त्रिपुरा की राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 19 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और कोक बोरोक भाषा जो है इसे त्रिपुरी भाषा या टिपरा कोक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, त्रिपुरी या टिपरा कोक भाषा भी ये कहलाती है। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे, मनिक शाह हो जाएंगे। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हो जाएंगे आपके इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा। अन्नकूटी महोत्सव, खार्ची पूजा, कैर पूजा, ये सब कहाँ पर होती हैं, ये सब होती हैं आपके त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, जीरो लाइन, क्या नाम है उसका, जीरो लाइन, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की पहली परमाणु बैटरी निर्माता कंपनी वीटा बोल्ट किस देश की है, हमें बताना है। तो वीटा बोल्ट जिसने कि विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाई है, ये जो कंपनी है ये चाइना की कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो
फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है उसके अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का 9वां स्थान है। 9वें नंबर पर भारत है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर जर्मनी है, ठीक है, तीसरे पर इटली है और चौथे पर कौन है? फ्रांस है, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर यूएसए है जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड भंडार है, स्वर्ण भंडार है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 9वां स्थान है, याद रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने अपने करंट अफेयर्स 19 और 20 जनवरी के कंप्लीट किए हैं। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने गोल पर फोकस करिए, गोल ओरिएंटेड रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।